अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरा परिवार हो ना तो मुझे परिवार का दुख होगा, जिसका परिवार नहीं होता उसको दुख काहेगा होता। तानाशाह का योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो तानाशाह है, हिटलर टाइप के कि बस यस नो, तीसरी बात नहीं। वो बंगाल में भी यही कह रहे थे, वो गुजरात में भी यही कह रहे थे। उनका तो कहना है कि हम डंके की चोट पे आएंगे, लेकिन कोई डंके की चोट नहीं होती जब वो हार जाते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया, जहाँ देश के गृह मंत्री ने जोर लगा दिया, जहाँ पूरे देश के पूरे मंत्री जूझ गए बंगाल में और वहाँ उनका सफाया हो गया, तो वो तो इन सब चीज़ों के आदी हैं। इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता जैसे जीतन प्रसाद की बात करें, वो खुद ही पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। आरएसएस की प्लानिंग है ये कि भाजपा वर्सेस समाजवादी कर दी जाए और कांग्रेस को डाउन कर दिया जाए। हाँ, एक तरफ आप पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि कांग्रेस की नैया डूबी हुई है। कांग्रेस की नैया तो नहीं डुबा पाएगी, राष्ट्रीय स्तर की है। बिल्कुल सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। प्रियंका जी चेहरा होंगी, कांग्रेस का चेहरा होंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी और सब धुल जाएंगे उस चेहरे के आगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असलम खुर्शीद साहब। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी से लगभग पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं। लगातार ये कांग्रेस के साथ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ज़मीनी मुद्दों पर जिस पर काम होना चाहिए उस पर काम करते हैं। और अभी अभी कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें बड़ा पद दिया है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ज़िला अध्यक्ष का पद दे दिया है और जिम्मेदारी सौंप दी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, जिला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हम पे विशेष ध्यान रहा है और उन्होंने मुझे ज़िला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का अध्यक्ष बनाया है। इससे पूर्व मैं 17 वर्षों तक मुरादाबाद शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। 40 वर्षों से मेरे राजनीतिक ज़िंदगी है। 1980 में 1980 में इंदिरा जी का समय हुआ करता था, तब मैं NSUI का अध्यक्ष हुआ करता था यहाँ। तब से रेगुलर मैं कांग्रेस में रहा। एक दिन के लिए मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन के लिए मैं स्पेशलिस्ट माना जाता हूँ। यहाँ सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और पार्टी हाईकमान ने मुझ पे यकीन किया है कि मैं चुनाव, जो आने वाला चुनाव है 2022 में, कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि कांग्रेस पूरी डेवलप हो जाए मुरादाबाद ज़िले में। क्योंकि अभी ज़िला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें हमारा बहुत ख़ास रोल नहीं रहा है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सब कांग्रेसियों को एकत्र करके, सब कांग्रेसियों को साथ लेकर के, सारे जितने डिपार्टमेंट हमारे हैं, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उनको सबको साथ लेकर के कांग्रेस को एकत्र करके और गांव-गांव देहात-देहात जाकर कांग्रेस को डेवलप करो। आपने आगामी चुनाव जो आने वाले हैं विधानसभा के 2022 की, उसके बारे में बात की, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं आगामी चुनाव? कांग्रेस की तैयारी है, ये सबसे पहली तैयारी है कि जिला शहर कांग्रेस कमेटी इन्होंने चेंज करी है। मैं यकीन दिलाता हूँ पार्टी हाईकमान को कि मैं डट के काम करूँगा और सारे कार्यकर्ताओं को मिल करके, जुल करके इसको पार्टी को कामयाब करूँगा। जहाँ एक तरफ आप पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि कांग्रेस की नैया डूबी हुई है। ऐसा है, मेरा एक मानना है कि आरएसएस प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी की। आरएसएस की एक प्लानिंग है, वो प्लानिंग के तहत चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं। उनकी एक प्लानिंग है कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुसलमान कांग्रेस के उस समाजवादी के साथ आ गया है, मुसलमान समाजवादी के साथ आ गया। उनका कारण है क्योंकि समाजवादी को वोट हिंदू नहीं देता कभी भी। जब से राम मंदिर पे गोली चलवाई है तब से हिंदू वोट नहीं देता उनको। तो उनकी प्लानिंग ये रहती है कि जब समाजवादी को वोट हिंदू नहीं देता और जब समाजवादी वर्सेस भाजपा हो जाएगी तो मुस्लिम इधर चले जाएगा, हिंदू उधर चले जाएगा, वो उनका फ़ायदा हो जाएगा। उनकी एक प्लानिंग है, ये प्रचारक हैं, वो प्रचार कर रखा है उन्होंने। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डुबाने में भाजपा का हाथ है? नहीं, कांग्रेस की नैया तो नहीं डुबा पाएगी, राष्ट्रीय स्तर की है। अब उनकी अपनी नैया डूबने लगी। 10-10 हज़ार आदमी इस कोरोना पीरियड में मारे गए। महंगाई का आलम यह है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। दालों की क्या महंगाई है, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर निकल गया। तो नैया तो उनकी खुद डूबने वाली है। उस सब चीज़ों से दिमाग हटाने के लिए एक प्लानिंग करी है उन्होंने कि आरएसएस की प्लानिंग है ये कि भाजपा वर्सेस समाजवादी कर दी जाए और कांग्रेस को डाउन कर दिया जाए। कांग्रेस की नैया नहीं डूबी, कांग्रेस तो अब डेवलप हो गया आएगी। और जल्दी हमारी प्रियंका जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं
वो हम चेहरा घोषित करेंगे तो उनको। भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी ये कयास लगा रही है और डंके की चोट पे कह रही है कि 22 में फिर से आएंगे क्योंकि हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगे। वो बंगाल में भी यही कह रहे थे, वो गुजरात में भी यही कह रहे थे। उनका तो कहना है कि हम डंके की चोट पे आएंगे, लेकिन कोई डंके की चोट नहीं होती। जब वो हार जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया, जहाँ देश के गृह मंत्री ने जोर लगा दिया, जहाँ पूरे देश के पूरे मंत्री जूझ गए बंगाल में और वहाँ उनका सफाया हो गया, तो वो तो इन सब चीज़ों के आदी हैं। इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। तो क्या लग रही है इस बार स्थिति 22? बिल्कुल सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। प्रियंका जी चेहरा होंगी, कांग्रेस का चेहरा होंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी और सब धुल जाएंगे उस चेहरे के आगे। जब आज हिंदुस्तान का नौजवान और हिंदुस्तान का ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का नौजवान और उत्तर प्रदेश का आम जनता प्रियंका जी को पसंद करती हैं। वो उनके अंदर इंदिरा जी की छवि है। हम प्रयास करेंगे कि उनको सामने लाएं और उनका चेहरा घोषित करें। जब उनका चेहरा घोषित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर कोई गुंजाइश का खाना, कोई कुछ नहीं रहने का, सब सफाया हो जाएगा, बिल्कुल आंधी होगी। आपने कहा कि अब प्रदेश में भाजपा वर्सेस सपा हो रही है, लेकिन AIMIM पार्टी भी आ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे किसका फायदा होगा, किसका वोट कटेगा? MIM का वोट नहीं देने के लिए तैयार, क्योंकि अब पढ़ा लिखा जो समुदाय का जो वो वोट काटते हैं वो समुदाय पढ़ा लिखा है। उसने करके दिखा दिया MIM को कि उसने बंगाल में क्या हाल किया है इनका, वहाँ से 0% करके इनको भेज दिया। तो अब वो वोट डिवाइड नहीं होगा, वो वोट यहाँ डिवाइड नहीं होने वाला, यहाँ वोट एक तरफा ही पड़ेगा और कांग्रेस को पड़ेगा। आपको नहीं लगता 100 सीटों पर बात हुई है तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा या किसी को नुकसान होगा? वो तो कटुआ वोट कहलाए जाते हैं। बिहार वाले में भी यही किया उन्होंने कि उन्होंने 7 जीती और तमाम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की 50 सीटें हराई। तो वो तो उनकी प्लानिंग रहती है कि वो हर मुस्लिम एरिया में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और जहाँ कांटे की टक्कर होती है वहाँ ज़रूर खड़ा करते हैं। अब वो 1000-2000 वोट अगर आप रिक्शे वालों को भी टिकट दे देंगे तो वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारी के काट जाता है और वही नुकसान देता है। 200 वोटों से 50 सीटें हार गई वहाँ बिहार में कांग्रेस। यहाँ किसको नुकसान देगा? यहाँ मानेगा नहीं, यहाँ तो बंगाल बना देगा। आप देख लेना, अदर्स पार्टी को बंगाल बना देगा। जो बंगाल में हुआ है वही अब यहाँ कांग्रेस के लिए होगा। आप देखिए जो ममता जी के लिए वहाँ हुआ, यहाँ ममता जी तो है नहीं। समाजवादी आज जो है, आज देखिए समाजवादी कहीं बोलती है धारा 370 हो, आप NRC हो, आप कुछ भी हो, समाजवादी का कहीं कोई हिसाब नहीं है। लेकिन समाजवादी तो कह रही है ना, जिस तरह से बंगाल में खेला होवे हुई है उस तरह से उन लोगों ने नारा दे दिया है कि यूपी में अब खेला हुई। नहीं, बंगाल की परिस्थितियाँ और यूपी की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। यूपी की परिस्थितियाँ में प्रियंका, वहाँ बंगाल में प्रियंका जी चेहरा नहीं थी। हमारे साथ जो पूरी वहाँ कमी रही वो वास्तव में ये है कि वहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं था। प्रियंका जी के सामने तो सारे चेहरे फेल हैं। हम तो मान रहे हैं प्रियंका जी जब आएंगी तो सारे चेहरे फेल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट मंथ से आप देख लेंगे कि प्रियंका जी 12 तारीख 14 तारीख से लखनऊ अपना रेजिडेंस बना रही हैं, वहाँ रह रही हैं, ऑफिस बैठेंगी, सब कुछ वो सिस्टम से चलेंगी। यानी उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है बिल्कुल शुरू। ये जो बदलाव है ये पहली कड़ी है। ये जो 15 अध्यक्ष बदले हैं इन्होंने, ये प्रियंका जी की पहली कड़ी है। उसके बाद दूसरी कड़ी होगी, तीसरी कड़ी होगी, यही होगा। अब देखिए, चलिए बदलाव की बात कही, जो अध्यक्ष बदले हैं तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो बदलने की नौबत आ गई? क्या जो पहले जो काम कर रहे थे, कमान संभाल रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है और वो सिस्टम ये है कि संभवतः जो पार्टी का एक अपना सोच है कि जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हो सकता है पार्टी ने कोई निर्णय लिया हो कि ये जो अध्यक्ष बदले हैं इनको कहीं से चुनाव लड़ाएं, इनके लिए कहीं और बात करें। तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि उन पर कोई आरोप प्रतिरोप लग के उन्हें हटाया गया हो। उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया होगा। हमारे एक रिजवान कुरैशी साहब हैं, उन्हें 74,000 वोट मिले मेयर में, थोड़ी सी कसर रह गई, 7-8 हज़ार वोटों से हार गए वो। अगर थोड़ा सा वोट और मिल जाता तो मेयर होते हुआ। और यही हालत गुम्बर जी की है। गुम्बर जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एक समुदाय उनके साथ है। तो गुम्बर जी को भी अगर टिकट पार्टी देगी या रिजवान जी को देगी या किसी और को देगी, वो तो एक अलग मैटर है, पार्टी हाईकमान का सोचना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई निष्क्रियता के आधार पर उनको हटाया गया होगा। उनको हटाया गया होगा कि उनको अगर चुनाव लड़ाना होगा तो उन्होंने ज़रा शेयर चेंज किया। यानी कांग्रेस मजबूती के लिए ये किया गया है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता जैसे जीतन प्रसाद की बात करें, वो खुद ही पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। नहीं, जीतन प्रसाद जी, माननीय जीतन प्रसाद जी और उनके पिता श्री कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी की मैं देन हूँ। 97 में उन्होंने मुझे 97 में मुझे अध्यक्ष बनाया था और मैं 17 साल अध्यक्ष रहा हूँ मुरादाबाद का। देखिए, जितेंद्र प्रसाद जी में और जितेंद्र प्रसाद जी में फ़र्क है। जितेंद्र प्रसाद जी फ्लॉप शो हैं।
ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं वो करीबी होना अलग बात है। 2014 हारे वो अपने विधानसभा, 17 हारे, 19 हारे, उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाया गया, वहाँ बंगाल में सफाया हो गया, तो फ्लॉप शो हो गए वो। अब फ्लॉप शो होने के बाद उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई होंगी, कुछ पार्टी से कुछ ज़्यादा मांगना चाहते होंगे। पार्टी जो एक लिमिटेशन है हमारे यहाँ, तो वो जितनी लिमिट है जिसकी उसकी उतनी, मेरी हैसियत अगर जिला अध्यक्ष की तो मैं ये कह दूँगा मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, नेचुरल बात है कि मुझे नहीं मिलने का। तो वो कुछ आकांक्षाएं बढ़ गई होंगी उनकी, और वो फ्लॉप शो हो रहे थे, इसलिए उनसे पार्टी ने हाथ जोड़े और उन्होंने उसका फिर वो भाजपा में चले गए। अब भाजपा में उनका क्या असर होगा, क्या स्थिति होगी, ये भाजपा वाले जाने और वो जाने। क्योंकि एक हशर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में माधवराज सिंधिया जी को हम देख रहे हैं, वो हमारी नाक का बाल थे, और नेक्स्ट टू राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के बाद माधवराज सिंधिया जी का नंबर आता था। आज की कंडीशन में वो 7वीं 8वीं लाइन में कहीं बैठे हैं और कहीं उनका नाम कहीं निशान नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता, लेकिन स्थिति जो है वो इससे अच्छी नहीं होने की, इससे बुरी होगी। उनके साथ तो 22 MLA भी थे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो किस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल को आप, जिस तरह से अब 4.5 साल या 5 साल पूरे होने वाले हैं? तानाशाह का योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो तानाशाह है। औरंगज़ेब का एक कार्यकाल होता था। औरंगज़ेब को हमारे लोग कुछ अच्छा ही मानते, बुरा ही मानते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छा आदमी नहीं मानता। उसका कारण यह है कि औरंगज़ेब ने अपने भाइयों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बाप के साथ, यहाँ तक कि उस बाप को जो 5 वक्त का नमाजी था, जिसके लिए ये कह दिया गया था कि वो वली था, उसको जेल में डाल दिया था। तो वो एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता जो माँ बाप और भाई बहन का नहीं हो। तो ये भी यही हालत है, इनका तो कोई परिवार ही नहीं है। इनकी स्थिति भी यही है कि ये जो हैं बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, हिटलर टाइप के, कि बस यस नो, तीसरी बात नहीं। औरंगज़ेब का एक किस्सा सुनाऊँ मैं आपको। औरंगज़ेब हर मज़ार पे जाता था और उसके बाद वहाँ सलाम करता था कि अस्सलाम वालेकुम। वहाँ से जवाब नहीं आया, वालेकुम सलाम बोले, तोड़ दो इस मज़ार को। ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार से जवाब आया था कि ज़िद्दी औरंगज़ेब, हम तुझको सलाम का जवाब देने आए हैं बहुत दूर से। तो वो स्थिति ख़त्म हुई, तबाह हो गए वो। तो यही इनकी तानाशाही है। इनका भी स्थिति यही है कि ये जितना भी चल रहे हैं ये तानाशाही है। आप देखिए पुलिस जाती है, आज कोरोना की पीरियड में आप देखेंगे सब तबाह हैं बुरी तरीके से, लेकिन ये आज टैक्स वसूली कर रहे हैं। बसेस चल रही हैं, बसों के टैक्स ले रहे हैं। आपके मास्क के नाम पे हज़ारों रुपए इन्होंने लूटने शुरू कर दिए हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट के लिए अगर लूट के कोई कर भाग रहा है तो उसके पीछे पुलिस नहीं भागेगी, सीट बेल्ट वाले के लिए 100 गज तक भागेगी, पकड़ के लाएगी उसको। तो ये जुल्म ज़्यादती नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना हो रहा है, जो रिक्शा वाला चला नहीं पा रहा उसकी क्या स्थिति होगी। उसको लूट खा रहे हैं। आज महंगाई तो नहीं देख रहे, पेट्रोल के दाम नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम कैसे वसूलियाँ भी कर सकें। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी जो सरकार है उसमें प्रशासन काफ़ी सख्ती से काम कर रहा है, और इससे पहले जो सरकारें थी शायद भ्रष्टाचार होता था और प्रशासन सख्ती से काम नहीं करती थी। नहीं, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। आप देख लीजिए जितने घोटाले और सरकारों में 5-5 साल में नहीं हुए, इन्होंने उससे 10 गुने घोटाले ज़्यादा कर दिए हैं। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे। सख्ती का आलम यह है कि कोई अपराधों में कमी नहीं है। हत्याएं, लूट, बलात्कार वहीं के वहीं हैं, जहाँ के तहाँ, उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरा परिवार हो ना तो मुझे परिवार का दुख होगा। जिसका परिवार नहीं होता उसको दुख काहे का होता है, उसके साथ किसी के साथ भी कुछ होता रहे। आज भी वही हालात हैं। आज भी गाँवों में, देहातों में FIR नहीं होती, थानों में आज भी वही परिस्थितियाँ हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की सख्ती का कोई फायदा क्या है। जिस तरह से ये पार्टी कहकर आई थी सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? कतई नहीं है। सबका साथ सबका विकास है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर ये कह दें कि मैं ईद नहीं मिलूंगा, मैं तू दिवाली मत मिलना, ये होली नहीं मिलेगा। हमारा गंगा जमने कल्चर है भाई हमारा। हम लोगों ने हमेशा एक होके रहे हैं, एक साथ रहे हैं, हम हिंदू और मुस्लिम। मैं अपना परिवार बताता हूँ कि मेरी 40 साल पुरानी दोस्ती है पंडित अनूप दुबे जी, नाम बता रहा हूँ मैं उनका। मैं उनके परिवार में अगर एक दिन नहीं जाता हूँ तो उनके यहाँ घर में एहसास होता है कि आज असलम खुर्शीद क्यों नहीं आया। लेकिन आज हम सब कल्चर भूल गए। हमें सिर्फ एक ही बात याद है कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है, तू ईसाई। ये कल्चर पैदा कर दिया इन लोगों ने। तो क्या कहेंगे? अब मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, जो आपको हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है उसकी प्लानिंग किस तरह से करेंगे आप, ताकि कांग्रेस ऊपर उठ कर आए और जो छवि बनी हुई है वो खत्म हो जाए? मैंने आपको बताया कांग्रेस जो हमारी बिखरी है इस टाइम, जिला कांग्रेस, उसको एकत्र करूंगा। वहाँ जो कार्यकर्ता घर में बैठ गए उनको इकट्ठा करके लाऊंगा। छोटे और बड़े कार्यकर्ता को सम्मान दूंगा और उसके बाद देहात में निकलूंगा। एक यहाँ हमारा प्रोग्राम है, हमारे सारे सीनियर कांग्रेसियों को बिठा के एक मीटिंग करूंगा कि हम एक प्रोग्राम रखेंगे गांव-गांव, पात-पात। हमारे यहाँ एक चला था गांव-गांव पैदल यात्रा का गांव में। तो वो मेरा प्रोग्राम है कि मैं एक विधानसभा पकड़ के
6 विधानसभा है मुरादाबाद में, एक एक विधानसभा में 2-2 दिन लगाऊंगा। वहाँ जितने कार्यकर्ता हैं सबको सक्रिय करके उनको मैदान में लाऊंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ असलम खुर्शीद साहब। इन्होंने बताया कि कांग्रेस की आगामी 2022 के चुनावों को लेकर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं और क्या क्या ये तैयारियां करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में कांग्रेस कैसे उठेगी और कैसे अपनी नैया पार लगा पाएगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।